भूगोल में हम आपको पहले चैप्टर के खंड ग बता रहे थे जिसका नाम है वन एवं वन प्राणी संसाधन। तो इसमें हम आपको पिछले वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे और इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके बुक में जितने सारे भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। कि बिहार में जो वन संपदा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में लिखना है, वर्णन करना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग जानेंगे। बिहार विभाजन के बाद वन विस्तार में बिहार राज्य दयनीय स्थिति में आ गया। जब बिहार का विभाजन हुआ, बिहार और झारखंड जब अलग हुआ, उसके बाद से बिहार में वन विस्तार की स्थिति दयनीय हो गई क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। वन का विस्तार की दयनीय स्थिति इसलिए हो गई क्योंकि बिहार में अधिकांश जो भूमि है वह कृषि योग्य है, मतलब ऐसा भूमि है जिस पर सिर्फ खेती किया जा सकता है। ठीक है, केवल 6764.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि बिहार में टोटल कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र बचा हुआ है, तो इसका जवाब होगा 6464.14 हेक्टेयर। ठीक है, तो केवल 6464.14 हेक्टेयर में वन क्षेत्र बचा हुआ है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। कहने का मतलब कि पूरे बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% भाग पर यह वन बचा हुआ है। और वैसे तो बिहार के 38 जिले में से 17 जिले से वन क्षेत्र समाप्त हो चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा कि बिहार में कुल 38 जिले हैं, उसमें से 38 जिले में से 17 जिले ऐसा है जहां से वन क्षेत्र बिल्कुल समाप्त हो गया है। और बचे हुए क्षेत्र जो हो गए, बचे हुए जिले जो हो गए, जैसे पश्चिम चंपारण हो गया, मुंगेर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, नालंदा हो गया, गया हो गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद जिलों में वन की स्थिति अभी कुछ बेहतर है, जो 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जितने भी जिले का हम अभी नाम लिए उन सभी जिलों में अभी वन क्षेत्र बचा हुआ है। इन सभी जिलों में वन क्षेत्र की स्थिति अभी बेहतर है और 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वन विनाश के 2 कारकों को लिखिए। वन विनाश के 2 कारण यहाँ पर लिखना है कि क्यों वन का विनाश हो रहा है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग जानेंगे कि वन प्राकृतिक प्रदत्त एक अमूल्य संसाधन है। वन एक प्रकृति प्रदत्त अमूल्य संसाधन है। भूगोलवेताओं के अनुसार वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आजीवन हमें कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, परंतु मानव ने अपनी लालसा और लिप्सा की पूर्ति करने हेतु इस प्राकृतिक उपहार का दुरुपयोग किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि मानव अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी चीज का दुरुपयोग कर सकता है, जैसे खनिज हो गया, वन हो गया, जल हो गया, वायु हो गया। किसी भी चीज का वह सही ढंग से उपयोग नहीं करता है, सिर्फ अपनी लालच और लिप्सा के लिए। ठीक उसी प्रकार से मानव ने वन को भी अपनी लालच और लिप्सा के लिए उसका दुरुपयोग किया। वन विनाश के प्रमुख कारक इस प्रकार है। अब देखिए यहाँ से हम लोग वन विनाश के क्या कारक है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 2 कारक हमें इसमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि बढ़ती जनसंख्या के लिए भोज्य पदार्थ, आवास, शिक्षा, नए नए उद्योग आदि का विकास करना अति आवश्यक था। फलतः वनों की सफाई करके ऊपर वर्णित सारी व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, वन का विनाश इसलिए किया गया, मानव अपनी लालच लिप्सा के लिए इसका प्रयोग कैसे किया। तो पहला तो हो गया कि बढ़ती जनसंख्या। आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो सारे जनसंख्या के लिए भोज्य पदार्थ चाहिए क्योंकि भोजन करना सभी के लिए जरूरी है। आवास चाहिए, रहने के लिए घर भी जरूरी है।
जब जनसंख्या बढ़ रही है तो शिक्षा भी बहुत जरूरी है, नए नए उद्योग आदि का विकास करना अति आवश्यक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब उद्योग का विकास होगा तो उद्योग किसी गांव में नहीं लगता है, किसी गांव के आसपास में नहीं लगता है, बल्कि जंगलों की सफाई करके ही उद्योग लगाया जाता है, फैक्ट्री लगाया जाता है। फलतः वनों की सफाई करके उस पर वर्णित सारे व्यवस्थाएं की गई, और जितनी सारी व्यवस्थाएं की गई सब वनों की सफाई करके ही किया गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि यातायात के साधन और इलेक्ट्रॉनिक्स युग में सड़कों का जाल। आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल सड़क का जमाना है और बिना सड़क के जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और सड़क के जाल के अलावा रेलवे ट्रैक बनाने भी परम आवश्यक थे। अतः इसके नवनिर्माण के लिए भी वनों की सफाई कर दी गई, क्योंकि जब सड़क का निर्माण होगा, रेलवे ट्रैक का निर्माण होगा, तो रेलवे ट्रैक बनाने के दरमियान रास्ते में जो भी वन आएगा उस वन को साफ किया जाएगा। तो सड़क बनाने और रेलवे ट्रैक बिछाने में भी वन की कटाई किया जाता है। तो यही दो प्रमुख कारण थे जिसके कारण वन का ह्रास लगातार हो रहा है। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए कि वन का क्या पर्यावरणीय महत्व है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया है। वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया है। आदिकाल से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का सदुपयोग करते आ रहे हैं। आदिकाल कहने का मतलब कि बहुत समय पहले से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो वस्तु हैं उसका सदुपयोग करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, चूंकि वन न केवल वर्षा में सहायक है बल्कि जलवायु नियंत्रण, आहार श्रृंखला, ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों में सहायक होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वन में पेड़ पौधे होते हैं और पेड़ पौधों के लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। और इसके अलावा वन का प्रमुख काम यह भी होता है कि वह जलवायु को नियंत्रित करता है। वन के कारण ही समय पर बारिश होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है, आहार श्रृंखला होता है, उससे ईंधन प्राप्त होता है, फर्नीचर प्राप्त होता है। सभी जीवन उपयोगी कार्यों में वन सहायक होता है। यदि 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से वन रहे तो समय पर वर्षा होगा, मिट्टी अपरदन पर रोक लगेगा एवं अन्य आपदाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। मतलब बोला जा रहा है कि सिर्फ 33% क्षेत्र पर भी यदि वन रहता है तो उससे क्या होगा कि मौसम समय पर आएगा, बारिश समय पर होगी, मिट्टी अपरदन पर भी रोक लगेगा एवं अन्य आपदाओं, ठीक है, जितने प्रकार के भी प्राकृतिक आपदा होते हैं उन सभी अन्य आपदाओं को भी कम करने में वन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन कह रहा था। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चौथा, कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए। वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करिए कि वन्य जीवों का ह्रास क्यों हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ वन का नहीं बल्कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जवाब हम लोग जानेंगे कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जो कि नीचे दर्शाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम सभी कारणों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला कारण है कि वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, क्योंकि जीव जंतु जो होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, वह जंगल में रहते हैं, और यदि आप जंगल को ही काट दीजिएगा तो जंगली जानवर कहाँ रह पाएंगे। तो यही कह रहा है कि वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है, जिससे इनका आवास छीन गया और ये बेघर हो गए। चूंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जंगली जानवरों का जो घर होता है वह वन ही होता है, जंगल ही होता है, और यदि आप जंगल को ही साफ करेंगे तो उनका घर टूट जाएगा और वह घर से बेघर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण, जो पशु आप सभी लोग पालते होंगे, जो मानव के द्वारा पशु पाला जाता है, उनका अनियंत्रित चारण मतलब पशु को चराने के लिए लोग जंगल में ले जाते हैं, और जिससे भी वन संपदा का दोहन होता है, जो वन्य जीवों के ह्रास एवं विलुप्त होने का कारण बने। अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण
औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ। अभी अभी हम आपको ऊपर में बताए कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, औद्योगिक विकास से भी वन का ह्रास होता है, और चूंकि इन सभी कारणों से यदि वन का ह्रास हो रहा है तो वन्य जीवों के ह्रास में भी इनका प्रमुख योगदान रहेगा। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन्य जीवों का ह्रास हुआ। ठीक है, ये सभी कारण हो गए, सड़क निर्माण हो गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण हो गया, इन सभी कारणों से वन्य जीवों का ह्रास हुआ। अब सबसे चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन्य जीवों के शिकार और इसके व्यापार से भी वन्य जीवों का ह्रास तेजी से हुआ, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि कुछ वन्य जीव वैसे होते हैं जिनका शिकार करके उनका धंधा किया जाता है, उनका रोजगार किया जाता है, इंटरनेशनल बाजार में उन्हें बेचा जाता है, वन्य जीव का व्यापार किया जाता है। इसके कारण भी वन्य जीवों में लगातार ह्रास हो रहा है। तो यही 4 प्रमुख कारण थे जिसके कारण वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि विश्व में सर्वाधिक जीव जंतुओं का विकास तेजी से हुआ है। विश्व में सर्वाधिक जीव जंतुओं का विकास तेजी से हुआ है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों का उल्लेख करें। ठीक है, वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज क्या है जिससे वन का भी संरक्षण हो और वन्य जीव का भी संरक्षण हो। तो दोनों के संरक्षण के लिए जो रीति रिवाज है उसका उल्लेख करना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में आदिकाल से ही हमारे देश में अनेक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। वन और वन्य जीवों के संरक्षण में आदिकाल से ही, मतलब बहुत समय पहले से ही हमारे देश में अनेक रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। आज भी उनमें से कुछ हमारे देश में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। न केवल रीति रिवाज बल्कि भावनात्मक जुड़ाव भी इसके साथ रहा है। अब क्या भावनात्मक जुड़ाव रहा है इसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि गाय को हम लोग हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व देते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। ठीक है, गाय को घर का पहला आहार दिया जाता है। चूंकि गाय एक जीव जंतु है, इसकी हमें संरक्षण करना चाहिए, इसका बचाव करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि गाय को हम लोग हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व देते हैं। यहाँ तक कि गाय को हिंदू धर्म में माता माना जाता है। तो गाय को हिंदू धर्म में सबसे अधिक महत्व देते हैं और इनकी पूजा भी करते हैं। गाय को घर का सबसे पहला आहार दिया जाता है, मतलब घर में अगर किसी प्रकार का कोई भी भोज पदार्थ बनता है, खाना बनता है, तो सबसे पहले गाय को खिलाया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि आंवला, नीम, पीपल, बरगद, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। यहाँ पर जितने सारे वृक्ष का हम नाम लिए, हिंदू धर्म में इन सभी वृक्ष की पूजा किया जाता है। अब तीसरा नंबर पॉइंट है कि वन और वन्य जीवों के लिए संरक्षित वृद्धि और विकास हेतु वृक्षों की वृद्धि के समय जंगल में लोग नहीं जाया करते थे। मतलब वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पहले लोग क्या करते थे कि जंगलों में नहीं जाया करते थे, जिससे कि वृक्ष है उन सभी का विकास हो सके। क्योंकि जब मानव जंगल में जाएंगे तो जंगल का कटाव होना शुरू हो जाएगा, इसलिए जंगल में जाने के लिए यहाँ पर मना किया जाता है कि जंगलों में वृक्षों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जीव जंतुओं को नहीं मारा जाना चाहिए, बल्कि जीव जंतुओं को संरक्षित करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही सब रीति रिवाज हैं जिसके कारण वन और वन्य जीवों के संरक्षण किया जा रहा है। अब देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन के बारे में आप सभी लोग जानते भी होंगे या फिर कभी न कभी पढ़े होंगे कि चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही वर्ड में पूरा, एक ही सेंटेंस में पूरा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में। नाम ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल के पर्वतीय जिले में। किसके द्वारा शुरू किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन प्रारंभ हुआ।
किस प्रकार का आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधों को काटते देखकर, मतलब ठेकेदार लोग जंगल में जाकर के हरे भरे पेड़ पौधों को काट रहे थे, उसे देखकर उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पेड़ पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते थे, जिसे चिपको आंदोलन कहा गया। कहने का मतलब आप समझिए कि जो स्थानीय लोग थे, जो अनपढ़ जनजाति थे, वे पेड़ पौधों को अपने में घेर लेते थे, मतलब पेड़ पौधों के साथ चिपक जाते थे और उनको बोला जाता था ठेकेदार को कि आप पहले हमें काटिए, उसके बाद पेड़ को काटिए। इस प्रकार से वे लोग वनों की रक्षा करते थे। तो इसी को यहाँ पर चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया, जो 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कैंसर जो कि एक बहुत ही खतरनाक रोग होता है, तो कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैंसर रहते यदि समय पर पता न चले तो यह लाइलाज हो जाता है। यह बिल्कुल सही बात है कि यदि आप कैंसर के फर्स्ट स्टेज में ही यदि आपको बीमारी के बारे में पता नहीं चला तो फिर यह लाइलाज हो जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में इसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। तो इसी चीज़ को लिखा हुआ है कि कैंसर रहते यदि समय पर पता न चले तो यह लाइलाज हो जाता है। चूंकि कैंसर अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु फिर भी भारतीय औषधियां जगत के अनुसार एक विशेष प्रकार का टैक्सोल कैंसर रोधी औषधि का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वन से ही एक विशेष प्रकार के टैक्सोल का इस्तेमाल किया जाता है, टैक्सोल का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग कैंसर रोधी दवा में किया जाता है, जो सदाबहार वृक्षों के छाल टैक्सेस वेकेटा एवं परविफोलियों से प्राप्त किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कैंसर का दवा बनाया जाता है वह कौन से पेड़ पौधे से बनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको बोलना है कि सदाबहार वृक्ष के छाल से, उसके बाद टैक्सेस से, उसके बाद वेकेटा एवं परविफोलियों से प्राप्त किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखे, जिससे कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।